हाँ जी, स्टार्टिंग विथ टुडेज डिस्कशन बच्चे। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है एंड कल के लेक्चर में हमने लीवरेजेस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। लीवरेजेस में फर्स्ट टाइप ऑफ लीवरेज हमने कौन सी डिस्कस की थी? ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ व्हाई द नेम ऑपरेटिंग? बिकॉज इट अराइजेस ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन आर इनकम स्टेटमेंट। अगर हमें एग्जाम्पल कोई बताना हो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का, क्या बता सकते हैं? रेंट। एनी अदर एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिसिटी। इंटरेस्ट नहीं बेटा, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट बट वो ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। कौन सी है? फाइनेंशियल है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में और एग्जाम्पल? सैलरी, डेप्रिसिएशन, बिल्कुल डेप्रिसिएशन भी। अब हम बोलते हैं कि जहां फिक्स्ड कॉस्ट है वहां कुछ ना कुछ रिस्क तो है। रिस्क किस बात का? कि कल को अगर आउटपुट नीचे गिरा तो कंट्रीब्यूशन भी नीचे गिर जाएगी। कहीं वो कंट्रीब्यूशन अब फिक्स्ड कॉस्ट को वैसे ना कवर कर पाए जैसे पहले कर रही थी। बट रिस्क हमेशा एक नेगेटिव चीज नहीं होती है। रिस्क का क्या मतलब है कि कल को अगर आउटपुट भी बढ़ा, आउटपुट के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगी, बट कंट्रीब्यूशन के बाद ही नेक्स्ट आइटम कौन सी आती है? फिक्स्ड कॉस्ट। वो तो नहीं बढ़ेगी, सो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन विल लीड टू एक्स्ट्रा ईबीआईटी। तो कहीं ना कहीं ईबीआईटी को लेकर हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। क्या आप सभी को अब मैग्निफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर है? ये सभी को ऑल राइट। अब अगर हम अपनी बुक में ऑपरेटिंग लीवरेज की प्रॉपर डेफिनेशन पर आए, इट इज ऑन पेज नंबर 4.3 बच्चे, पेज नंबर 4.3। हाँ जी, देखिएगा ये डेफिनेशन। इट मे बी डिफाइंड एज फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्निफाई इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन इट्स ईबीआईटी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इस्तेमाल करके चेंजेस इन सेल से क्या इंपैक्ट पड़ता है चेंजेस इन ईबीआईटी पर। फिर हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन, इट मेजर्स इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन ईबीआईटी। और इसी डेफिनेशन से हमारे पास इसका एक फॉर्मूला भी बनता है परसेंटेज चेंज वाला। वो हमारे पास फॉर्मूला है पेज नंबर 4.4 पर। नेक्स्ट पेज पर जी, नेक्स्ट पेज पर। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मैंने आपको बोला था इसी फॉर्मूला को आगे सॉल्व करते रहो तो हमारे पास पहला फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। नाउ कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी के राइट हैंड साइड में लिखिएगा मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ जी, देखिए इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप लेटर से बना रहे हैं 10,000 यूनिट्स, फिर आपके पास रिवाइज सिनारियो में वो यूनिट्स 11,000 हो गए हैं, और दोनों इनकम स्टेटमेंट्स के लिए अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो आंसर तो देखो अलग ही आएगा। ये एक आउटपुट स्पेसिफिक या लेवल स्पेसिफिक मेजर होता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी रिजल्ट जो है, जो नंबर आएगा वो 10,000 यूनिट्स पर अलग आएगा, 11,000 यूनिट्स पर अलग आएगा। अच्छा, जो अगला फॉर्मूला है नेक्स्ट पेज पर, यहां पर लिखिएगा चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ आउटपुट। चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ आउटपुट। चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट level of output for which first formula is applied. For which first formula is applied. हाँ जी, हमारी बुक में ही बिल्कुल पहले पेज पर केस 1 और 2 है। केस 1 और 2 पर जाइए और देखना जरा, वहां पर वहां पर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी आपने कौन से आउटपुट लेवल के लिए लगाया? 10,000।
फिर आपने 10,000 यूनिट्स वाले इनकम स्टेटमेंट से ही चेंजेस मेजर किए, चाहे वो चेंज था परसेंटेज चेंज इन सेल्स, चाहे वो चेंज था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। उठाया वो चेंज कहां से, मेजर कहां से किया, 10,000 से ही ना। तभी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला सेम आंसर देगा। केस 1 में आंसर आ रहा था 1.25, केस 2 में आंसर आ रहा था 1.75। तो हमने बोला कि जिस इनकम स्टेटमेंट के लिए आपने पहला फॉर्मूला लगाया, फिर उसी इनकम स्टेटमेंट से चेंजेस भी मेजर करोगे तो दूसरा फॉर्मूला आपको सेम आंसर लाकर देगा। बताइए जी, ये बात क्लियर है सभी को? ऑल राइट। अच्छा, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उसमें ये फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ही होगा, बट कई बार कुछ कमेंट्स सामने आ जाते हैं, कुछ एनालिसिस वाला पार्ट सामने आ जाता है, बिकॉज इट इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द क्लास। आप सभी लोग, मैं उम्मीद कर रही हूँ, फ्रेश माइंड के साथ बैठे हैं, तो मैं अभी एनालिसिस आपका कंप्लीट करवा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन ही चलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे। वहां पे तो अगर दिमाग भी बंद करना होगा तो कर सकते हो, फिर तो हाथ चलना है, कैलकुलेटर चलना है, दैट्स इट, फॉर्मूला ही लगना है उधर के। ठीक। एनालिसिस, एनालिसिस में सबसे पहले देखिएगा, इफ देर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1। और इस चीज को हम ये बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज बच्चे, लीवरेज का क्या मतलब होता है, रिस्क का या एडवांटेज का। कोई अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है, मतलब कोई रिस्क ही नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 0। का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर क्या आएगा, 1। इसका क्या मतलब है कि कोई मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। वैसे तो मैंने आपको कल भी सॉल्व करके बताया था। लेट अस से मेरे पास कंट्रीब्यूशन है 10,000 और कोई फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है, ईबीआईटी कितना आ गया, 10,000। लेटर से मेरे पास आउटपुट जो है 20% से बढ़ रहा है। बच्चे, डू वी अग्री, अगर आउटपुट 20% से बढ़ रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी 20% से बढ़ रही है, क्योंकि सेल वैल्यू बढ़ी, बट सेल वैल्यू के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ी। हेंस कंट्रीब्यूशन 20% से बढ़ रही है, कितनी आ गई, 12,000। कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो वही कितना हो गया, ईबीआईटी है। ठीक है जी। सो परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी 20%। तो हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज जो आएगी वो 1 आएगी। वैसे भी ये फॉर्मूला लगा लो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, आंसर कितना आ रहा है, 1। नो मैग्निफिकेशन एग्जिस्ट, ईबीआईटी बढ़ेगा जरूर बट मैग्नीफाई होकर नहीं बढ़ेगा। नाउ लोअर फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज, हायर फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज हायर ऑपरेटिंग लीवरेज। ये कल आपने केस 1 और 2 में देख ही लिया जी। 1.25 1.75 आंसर आ रहा था। ना अगली डिस्कशन थोड़ी बहुत लगेगी मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर की। यहाँ पर मेजॉरिटी बैच मार्जिनल कॉस्टिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट कर चुका है, बट जिन बच्चों ने नहीं भी किया है, बच्चा थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग्स देखोगे वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग जानते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या था, नहीं नहीं, फॉर्मूला बता रहे हो, फॉर्मूला that output level at which there is no profit या no loss। बट बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के मायने में प्रॉफिट या लॉस क्या है, ईबीआईटी। तो अब इसको एफएम में अब लेकर आओ, वो आउटपुट लेवल जिस पर ईबीआईटी निल हो। अगर वो आउटपुट लेवल जिस पर ईबीआईटी निल हो तो क्या एक कंडीशन बन जाती है, सोचो मुझे ईबीआईटी निल चाहिए, क्या ये कंडीशन बन जाती है कि एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो यू ऑल अग्री विद दिस। तो लेटर से फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 है, हम बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन भी 8,000 ही हो तभी हो पाएगा हमारे पास ईबीआईटी निल। इसको हम बोलते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट हायर है तो ब्रेक इवन भी हायर आउटपुट लेवल पर आएगा। डू यू ऑल अग्री? ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है, सारे खर्चे मीट होने चाहिए, उन खर्चों में फिक्स कॉस्ट भी आता है जी। हायर फिक्स कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन भी थोड़ा लेट ही अचीव होगा। और आप बच्चे तो फॉर्मूला, अब बताओ फॉर्मूला भी अगर यहां पर है, क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट हायर है मतलब ब्रेक इवन भी हायर आएगा। तो एक साथ चीजों को अटैच करो, हायर फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज हायर ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ऑल्सो हायर ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसे ही लोअर फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज एंड हेंस लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? नाउ ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड एक और चीज थी आपके पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
क्या कोई बच्चा यहाँ पर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मीनिंग बता सकता है? एग्जैक्टली, एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट के कितने आगे है? बिकॉज जहां ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस होता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव प्रॉफिट कमाना शुरू कर चुकी है, मतलब वो सेफ्टी जोन में आ चुकी है, हेंस द नेम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी। अब एक वर्ड होता है बेटा एमओएस रेशो। एमओएस रेशो, एमओएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अभी ना लिखना कुछ भी मत, बस बात को समझना। एमओएस इन रुपी का एक फॉर्मूला था अलग से, याद है किसी को? एमओएस इन रुपी का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगेन जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं की हुई है बच्चे, कोई चक्कर नहीं, ये वैसे भी ये मई 26 वाला स्पेशल बैच है जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पहले कर ली है। अदरवाइज रूटीन बेसिस पे सोचो कॉस्टिंग और एफएम एक साथ स्टार्ट होते हैं, एफएम की पहली या दूसरी क्लास में एमओएस नाम आ जाते हैं, उधर से कॉस्टिंग की पहली या दूसरी क्लास चल रही होती है, वहां पे तो एमओएस नाम नहीं आता है। तो सभी बच्चों को ये बोला जाता है पेशेंस रखो, अभी के लिए जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात मान लो, और बाद में जाके जब सिलेबस पैक होंगे सारे तो अल्टीमेटली आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। खैर यहाँ पे काफी बच्चे जानते हैं। अब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, एक बार इसको यहां पर रखवाओ, एमओएस रेशो के साथ रखवाओ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, और इधर से डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? एक्चुअल सेल्स। अब बच्चे एक बार ये देखो, पीवी रेशो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल्स को आप क्या बोल सकते हो? कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो। और प्रॉफिट का नाम क्या चल रहा है? ईबीआईटी। तो कैन आई से एमओएस रेशो इज रेसिप्रोकल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और एमओएस रेशो यहां पर क्या बन रहा है? ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये चीज कह सकते हैं, ये चीज आपने लिखनी है इस एनालिसिस टेबल के नीचे। प्रूफ नहीं लिखना है, सिर्फ इतनी सी बात, दैट एमओएस रेशो इज रेसिप्रोकल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सिर्फ इतनी सी बात। अगेन जिन्होंने कॉस्टिंग नहीं की हुई बच्चे बस इतनी सी बात लिखकर खत्म करो, बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब आ जाओ टेबल पर वापस। देखिएगा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या केस है? इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बेसिक डेफिनेशन पर जाओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट के कितना ऊपर है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या कारण है? कि एक्चुअल सेल्स इंक्रीज कर रही होंगी, अज्यूमिंग ऑल अदर थिंग्स टू बी द सेम, सिर्फ हम बोल रहे हैं यूनिट्स बढ़ रहे हैं। सोचो यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? रिस्क हमारा कम हो जाता है। मैं अगर आपको यही चीज प्रूफ करके दिखाऊं, लेटस से मेरे पास ना कंट्रीब्यूशन पहले 10,000 थी और फिक्स्ड कॉस्ट 8,000, तो ईबीआईटी कितना आ रहा है बच्चे? 2,000। क्या आप मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज का मेजर बता सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके? 5 टाइम्स। मान लीजिए आउटपुट बढ़ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस मतलब आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट इंक्रीजेस तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाती है। मान लीजिए इट इज 15,000 नाउ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 8,000, तो ईबीआईटी कितना आ गया? 7,000। अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 15/7 कितना आ रहा है? 2.14। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का मेजर गिर रहा है। अगर आउटपुट बढ़ता है तो फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज बेटर हो जाती है। अब वही फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज्यादा रिस्क पोज नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हेंस द मेजर ऑफ रिस्क कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज डिक्लाइंस। अगर रिवर्स में बात करनी हो, अगर आउटपुट गिरेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज को लेकर रिस्क बढ़ जाएगा,
और रिस्क को ही मेजर करने वाली लीवरेज भी बढ़ जाएगी। मान लो ये ओरिजिनल आउटपुट था, तब लीवरेज आ रही थी 2.14, आउटपुट गिरा तो कंट्रीब्यूशन गिरी, ईबीआईटी भी गिरा, बट लीवरेज का आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो ऑपोजिट बात, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉल्स, फॉल्स का मतलब अब आउटपुट गिर गया है, आउटपुट गिरना मतलब रिस्क बढ़ गया है, हेंस लीवरेज भी बढ़ जाएगी। बताइए, ये बात क्लियर है सभी को? ओके, नाउ अगले 3 केसेस मुझे एक साथ आपको डिस्कस करवाने हैं। अगले 3 केसेस में क्या है? ऑपरेशंस अबव ब्रेक इवन, बिलो ब्रेक इवन, एट ब्रेक इवन। लेट मी पुट दोस केसेस एक साथ इन फ्रंट ऑफ यू। मान लीजिए केस 1 में हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो है वो 10,000 है और फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 है और ईबीआईटी कितना आ गया? 4,000। एक ये हो गया केस 1। केस 2 में कंट्रीब्यूशन मेरे पास 5,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 है, ईबीआईटी नेगेटिव आ रहा है जी 1,000। और थर्ड केस में कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी मिल। अच्छा, विशाखा आप मुझे पहले वाला कॉलम पढ़ के बता सकते हैं? पहले वाला कॉलम क्या था? इफ ये वाला, इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन 1, ऑपरेशन अबव ब्रेक इवन एंड पॉजिटिव। ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन 1, बच्चे एक बार ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 10/4 कितनी आ रही है? 2.5, मोर देन 1 होगी जी। ऐसे केस में बोला जा रहा है पॉजिटिव ईबीआईटी दिखाई दे रहा है, एंड बेटा जहां पॉजिटिव ईबीआईटी है डेफिनेटली ऑपरेशंस आर अबव ब्रेक इवन पॉइंट। चीज क्लियर हो गई? अगला केस पढ़ के बताना जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लेस देन 1। अब वो लेस देन 1 के ब्रैकेट में लिखना एक चीज, ऑपरेटिंग लीवरेज लेस देन 1 का ये मतलब कभी नहीं होगा कि वो 0 to 0.99 की कैटेगरी में आए। लेस देन 1 मतलब 0 के नीचे, लेस देन 1 मतलब लेस देन 0। मैं आपको अभी प्रूव भी कर सकती हूं शॉर्टली कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास लीवरेज का आंसर 0.2 0.8 आए। लेस देन 1 मतलब वो या तो 1 के ऊपर रहेगी या सीधा गिरेगी तो 0 के नीचे आएगी, या एग्जैक्टली इक्वल टू 1 भी हो सकती है, बट 0 पॉइंट समथिंग नहीं होगी। मैं भी आपको शॉर्टली प्रूफ कर दूंगी ये चीज, बट अभी के लिए इधर कंटिन्यूड रखते हैं। बच्चे एक बार बताओ, इधर ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आ रही है? 5,000 डिवाइडेड बाय -1,000 कितनी हो गई? -5। -5 तो लेस देन 0 हो गई। ऐसे केस में ईबीआईटी आप देख पा रहे हैं नेगेटिव है, हेंस ऑपरेशंस आर बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, फिर एक अगला केस है। अगला केस, इफ कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ईबीआईटी 0 है। अगर ईबीआईटी 0 है मतलब ऑपरेशंस आर एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट। इन सच केस ऑपरेटिंग लीवरेज का कोई आंसर आ नहीं पाएगा बेटा। 6,000 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक और केस रखने की कोशिश करती हूं। मुझे अगर लेटर से ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर जबरदस्ती 0.4 चाहिए, ठीक, इसके लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या बन सकता है? 0.4 जी, 400 और 1000 बीच में आने वाला फिक्स कॉस्ट, ये 400 कंट्रीब्यूशन है बेटा और ये ईबीआईटी है, तभी 0.4 बनेगा। बट क्या पॉसिबल है कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव 400, ईबीआईटी पॉजिटिव 1000, बीच में आने वाला फिक्स्ड कॉस्ट फिर क्या होगा? मतलब वो फिक्स कॉस्ट माइनस होने की बजाय कुछ ऐड हो रहा है, नेगेटिव में कोई कॉस्ट थोड़ी ना होगी। देख पा रहे हो? ठीक है, सो कभी भी लीवरेज का आंसर 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। आज आप घर जाके कोई भी न्यूमेरिकल केस वो भी पिक कर लेना जहां पर हम ऑपरेटिंग लीवरेज का एक ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप कोई मर्जी न्यूमेरिकल फिगर उठा लो, अगर फिक्स कॉस्ट है आपके पास, सेल्स अगर बढ़ रही है लेटर से 10% से, ईबीआईटी मैग्नीफाई होकर ही बढ़ेगा। वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सेल्स बढ़ी 10% से, ईबीआईटी बढ़ा सिर्फ 6% से, तो लीवरेज का आंसर 0.6 आ रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो ईबीआईटी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली मतलब जब कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है तो सेल्स बढ़ी 10% से, ईबीआईटी भी बढ़ेगा 10% से। और अगर फिक्स कॉस्ट है
तो मैग्नीफाई होकर ईबीआईटी बढ़ेगा। पर डी मैग्निफिकेशन, या हम बोले कि ये जो सेल्स बढ़ी 10% से, ईबीआईटी सिर्फ 6% से बढ़ रहा है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हेंस लीवरेज का आंसर कैन नॉट बी बिटवीन 0 to 0.99। इनफैक्ट आईसीआई के मॉड्यूल में एक वर्डिंग्स है, वही वर्डिंग्स एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर लिखवाना भी चाहूंगी। आपके पास नीचे स्पेस है ना, लिखिए। हम ऑपरेटिंग लीवरेज को कभी कभार डिग्री भी बोल देते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। लिखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज will either be more than 1, either be more than 1 or less than 0. It can never be between. It can never be between 0 and 1. Degree of operating leverage will either be more than 1 or less than 0. It can never be between 0 and 1. ठीक, चलिए जी। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ये ध्यान से सुनना प्लीज। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हाई रिस्क एंड हाई बीटा। अब ये बीटा बला क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। बीटा की डेफिनेशन आपके पास किसी और चैप्टर में सामने आएगी। ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज होता है इन सीए फाइनल की एफएम। बट बीटा एक कोफिशिएंट है, अभी कुछ नहीं लिखना, पहले बात को समझो। या इट इज एन इंडेक्स विच इंप्लाइज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी किस चीज की, ऑफ शेयर प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखनी नहीं है, बस आगे आपके पास कहीं ना कहीं मिलेगी आपको ये। फिलहाल के लिए डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी। डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ वर्ड पोर्टफोलियो बच्चे? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब, पोर्टफोलियो काफी लोगों ने यस बोला है, बोलो पोर्टफोलियो मतलब, बोलो बोलो। जहां शेयर्स मेंटेन करते हैं, जैसे कि हर एक के अपने अपने पर्सनल पोर्टफोलियोज भी है। अदरवाइज पोर्टफोलियो का लेमन सेंस में मीनिंग क्या है? सिंपली अ बास्केट ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो। ठीक है। अच्छा, आपके पास लेटर से जितने भी इंडेक्सेस चल रहे हैं, सेंसेक्स है, निफ्टी है, निफ्टी में कितनी सिक्योरिटीज का वो इंडेक्स है? 50, सेंसेक्स में 30। तो लेट्स कॉल दोज इंडेक्सेस एज पोर्टफोलियोज ओनली। एंड ये बोला जाता है पोर्टफोलियो का बीटा हमेशा 1 रहेगा। एक पोर्टफोलियो है जिसका हमने एक बेस कंसिडर कर लिया कि इसका एक बेस कोफिशिएंट है 1, उसको हम कोफिशिएंट का नाम दे रहे हैं बीटा। ठीक, लेट अस से दिस पोर्टफोलियो हैज 30 सिक्योरिटीज, उसमें से कंपनी एक्स का शेयर है यहां पर। ठीक है, लेट अस से ऑन अ पर्टिकुलर डे मेरा ये इंडेक्स या निफ्टी अगर 1% से ऊपर चला गया, तो क्या जरूरी है कि उस निफ्टी में जितने भी 50 सिक्योरिटीज हैं सारी की सारी 1% से ऊपर जाएगी? जी नहीं, हर कोई इंडिविजुअल सिक्योरिटी, कोई 1% से ऊपर जा रही है, कोई 0.2% से ऊपर जा रही है, हर कोई सिक्योरिटीज का अपना अपना हिसाब है। कोई सिक्योरिटी रादर देन इंक्रीजिंग वो डिक्रीज भी कर सकती है या नो चेंज एट ऑल। ठीक, लेट अस से ऑन अ पर्टिकुलर डे मेरा पोर्टफोलियो अगर 10% से ऊपर मूव करता है और कंपनी एक्स की इंडिविजुअल शेयर प्राइस 14% से ऊपर जाता है, तो ऐसे केस में बोलते हैं कंपनी एक्स का बीटा होगा बच्चे 1.4, 14 डिवाइडेड बाय 10, 1.4। ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेट अस से वी हैव कंपनी वाई। ऑन अ पर्टिकुलर डे मेरा पोर्टफोलियो ऊपर गया 10% से, बट कंपनी वाई जो है इसका शेयर प्राइस गया सिर्फ और सिर्फ 8% से ऊपर, तो ऐसे केस में बोला जाएगा कंपनी वाई का बीटा है 0.8, 8 डिवाइडेड बाय 10। सो बीटा इज अ कोफिशिएंट और इट इज एन इंडेक्स जो बताता है कि एक इंडिविजुअल कंपनी का शेयर कितना सेंसिटिव है
कितना वॉलेटाइल है इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। अगर मार्केट ऊपर गई 10% से, एक्स का शेयर प्राइस ऊपर चला गया 14% से, तो हम बोल रहे हैं एक्स का शेयर प्राइस ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा सेंसिटिव है टू द मार्केट चेंजेस। वहीं अगर मार्केट ऊपर गई 10% से, बट कंपनी वाई का शेयर सिर्फ 8% से गया, तो हम बोल रहे हैं मार्केट चेंजेस के रिस्पॉन्स में ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्टेबल शेयर है जी। ठीक है, तो जहां ज्यादा वॉलेटिलिटी है वहां रिस्क भी तो ज्यादा होगा ना बच्चे। ठीक है, तो इसलिए हाई बीटा को बोला जाता है हाई रिस्क ऑल्सो। लो बीटा मतलब लो रिस्क। ये बीटा का मीनिंग क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब इसका क्या लेना देना विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज? लेट अस से आई हैव टू कंपनीज एस एंड टी। इसके पास, एस के पास फिक्स कॉस्ट लो है, टी के पास हाई है, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज इसके पास लो है और इसके पास हाई है। सोचो, कोविड आ गया, फैक्ट्रियां बंद पड़ गई हैं, तो अब वैसे कवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट का रिस्क किसका है ज्यादा? कंपनी टी को है डेफिनेटली। ठीक, ऐसे में जब कंपनी टी के शेयर होल्डर्स को ये बात पता है कि इसके पास ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो ज्यादा जल्दी भागेंगे जैसे ही लॉकडाउन की खबर आ गई। ऑन दी अदर हैंड कंपनी एक्स के पास ज्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो क्या उसके शेयर होल्डर्स ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे टी के शेयर होल्डर्स ने रिएक्ट किया? जी नहीं, रिएक्शन होगा, वहां के भी कुछ शेयर होल्डर्स भागेंगे, बट इतना वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं होगी, इतना जल्दी नहीं भागेंगे। कुछ लोग रिस्क लेने वाले भी होते कहते हैं कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, बट टी के शेयर होल्डर्स ज्यादा पैनिक करेंगे, राइट? तो शेयर प्राइस में मार्केट मूवमेंट किसकी ज्यादा एकदम से रैपिड चेंजेस आएंगे? टी के। हेंस टी का बीटा हमें हाई देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन विद एस का बीटा, राइट? तो जिस कंपनी के पास ज्यादा फिक्स कॉस्ट है उसके पास लीवरेज तो ज्यादा है ही, बट कहीं ना कहीं शेयर प्राइस की मूवमेंट भी ज्यादा होगी इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन द मार्केट। ऐसे ही लेट अस से एक पॉजिटिव खबर आ जाती है कि गवर्नमेंट ने बूस्ट दे दिया, आउटपुट तुम बनाओ बेचूंगा मैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया आउटपुट तुम बनाओ। सोचो, आउटपुट अब बढ़ने वाली बात है तो किसको बढ़ चढ़ के फायदा होने वाला है? ठीक हो, क्योंकि इसके पास लीवरेज ज्यादा है, मैग्निफिकेशन इसके पास ज्यादा है। ये बात जब मार्केट में फैलेगी तो किसके शेयर की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी? ठीक है, तो हमेशा ये हो जाएगा बेटा। अगेन मैं बोल रही हूँ, बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। रिस्क को कभी भी नेगेटिव में ना देखना, पॉजिटिव में भी देखना। इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइसेस। तो अब शेयर प्राइसेस किसके तेजी से बढ़ेंगे? टी के बढ़ेंगे, हेंस टी का बीटा भी ज्यादा मिलेगा। तो ये लिंकिंग क्लियर है? हाई लीवरेज इंप्लाइज हाई बीटा, आपके पास ये लिखा है। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हाई रिस्क एंड हाई बीटा। अब हाई रिस्क का क्या मतलब है? प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी मे बी वाइप्ड ऑफ इवन विद अ मार्जिनल मतलब नॉमिनल स्मॉल रिडक्शन इन सेल्स। अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो सेल्स गिरी थोड़ी सी, ईबीआईटी बहुत ज्यादा गिर जाएगा। हाई फिक्स कॉस्ट हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का ये मतलब है। और जहां पर ऐसा रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है उस कंपनी का शेयर प्राइस भी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, हेंस वहां का बीटा भी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है जी, एक आखिरी नोट लिख लेना, छोटा सा है। इन दिस चैप्टर प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट in every question if possible. In this chapter, prepare income statement in every question if possible. और बच्चे, इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखाई देगी आपके पास? इसके पहले वाले पेज पर मिल जाएगी आपको। सेल्स से शुरू करते हैं, फिलहाल तो हमारी बात ईबीआईटी तक जाएगी, बट आज की क्लास में आगे की कहानी भी शुरू हो जाएगी, तो ईपीएस तक लेकर जानी है हमने इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, साहिल सर धीरे सर ने मुझे बोला मैम बच्चों को ना पहले एफएम करवा लो। मैं इतना बोलती हूँ सर एफएम नहीं, बिकॉज अगर बच्चा अकाउंट्स नहीं पढ़कर आया हुआ है तो उसको एफएम में इनकम स्टेटमेंट बनाने में पहले चैप्टर में फंसेगा।
आप बिलीव नहीं करेंगे, कई कई बारी स्टूडेंट्स, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग काफी केपेबल लोग हो, May 26 बैच तो टचवुड बहुत बढ़िया बैच है, बट मैं वैसे पिछले बैचेस के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, एक बैच को हमने पढ़ा लिया था पहले ऐसा। तो वहां पर बिल्कुल बेसिक इनिशियल क्लासेस में प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ माइनस होना है और इंटरेस्ट कहाँ माइनस होना है, वही समझाने में ही मेरे को इतना कष्ट करना पड़ गया था। तो आई एम नॉट श्योर कि आप ये चीजें कब पढ़ते हैं, फाउंडेशन में पढ़ते हैं, +1 +2 में पढ़ते हैं, या सी इंटर के अकाउंट्स में भी चीजें आती हैं कि ईपीएस कैलकुलेशन है क्या उधर। बस ठीक है, बस ठीक है, मुझे लग रहा है शायद यही इसी चीज का फर्क पड़ता है कि पहले कभी इतना देखने को नहीं मिला बट अब देखने को मिलेगा। तो कीप योर अकाउंट्स के लॉजिक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कोई एएस वेएस नहीं आएगा, बट बेसिक अकाउंटेंसी की नॉलेज, इंटरेस्ट कहाँ पर, प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ पर, यू ऑल नो। अभी वैसे अभी के क्वेश्चन में इंटरेस्ट सामने नहीं आएगा, पर चलो बात छिड़ी गई है। इंटरेस्ट को लेकर एक वर्ड बोला जाता है क्या, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और डिविडेंड को लेकर क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेकर इट इज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना। इंटरेस्ट माइनस होगा ईबीटी से पहले, प्री टैक्सेशन, वेराज डिविडेंड बांटा जाता है पैट के बाद, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स से, राइट। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एज कंपेयर टू योर अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट, एक चीज क्या जुड़ी है, इट इज जस्ट दैट हम बीच में अब कंट्रीब्यूशन भी लिखते हैं, दैट्स इट। चलिए, सो फाइनली क्वेश्चंस का श्री गणेश किया जाए, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ते हैं। A company produces and sells 10,000 shirts. Selling price per shirt is 500. Variable cost is 200 per shirt. And fixed operating cost is 25 lakh. Calculate operating leverage. बनाओ income statement. बनाओ income statement, बनाओ बनाओ, शाबाश। पहले से निकालो। घर पे कि यहीं पे? यहाँ पे मतलब मेरी बात नहीं सुन रहे थे आप? मल्टीटास्किंग, शाबाश। पुष्कर आगे ना बढ़ जाना अगले क्वेश्चन पे, मैंने सेवा करवानी है इधर। हाँ जी, आंसर मुझे बताया गया है ऑपरेटिंग लीवरेज का कितना, 5 टाइम्स। प्रॉपर फॉर्मूला। 6 और करो मल्टीटास्किंग। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट जब बना रहे हो, सेल्स कितनी आ रही है, 50 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख, कंट्रीब्यूशन 30 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख है, तो ईबीआईटी 5 लाख, 30/5। हाँ जी, आगे कंट्रीब्यूशन 6, आगे आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज 6 टाइम्स। ठीक ठीक ठीक। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट प्लीज, इफ सेल्स आर अप बाय 10%, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। मतलब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स क्या करने की कोशिश करते हैं, दे विल ट्राई टू मेक रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट। बना सकते हो, आंसर पर पहुंच जाओगे, बट एग्जामिनर आपसे क्या चाहेगा, नहीं यार लीवरेज पढ़कर आए हो तो लीवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, इनफैक्ट टाइम भी हमारा बचता है उधर। तो अब सेकेंड रिक्वायरमेंट में ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाओ। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक बता रहे हो आप लोग आंसर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
सेल्स। सेल्स कितने से अप हो रही थी? 10% से। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ गया? 60%। अब इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी बताना, इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज। और रिवाइज ईबीआईटी भी निकाल के बता दो। रिवाइज्ड ईबीआईटी, हाँ जी, ओरिजिनल ईबीआईटी कितनी है? 5 लाख। और ये इंक्रीज होगी, प्लस का साइन लगाओगे 60% से, तो मतलब आपके पास रिवाइज्ड ईबीआईटी 8 लाख। ठीक, चलिए अब इसी क्वेश्चन में आप मुझे करके बताएंगे सेवा। सेवा का क्या मतलब होता है? सेवा, जो नए बच्चे उनको बताओ। मैम सेवा किस चीज क्यों करवाती है? हम सेवा की मीनिंग क्या है? सेवा मतलब, नहीं मेवा तो ठीक है, सेवा करने पे मेवा मिलता है, बट सेवा का मीनिंग की क्वेश्चन ने नहीं पूछा। हमारा एक्स्ट्रा एनालिसिस है, और ऐसी सेवाएं पेपर में नहीं करनी होती। पेपर में मेन रिक्वायरमेंट आंसर कर दो, वही बहुत होता है। अपना एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं झाड़ना होता वहां पर। हाँ जी, इफ सेल्स डिक्लाइन बाय, इफ सेल्स डिक्लाइन बाय 20%, कैलकुलेट रिवाइज्ड ईबीआईटी। चलो, इफ सेल्स डिक्लाइन बाय 20%, कैलकुलेट रिवाइज्ड ईबीआईटी। -1 लाख, ठीक है। हाँ जी, अगेन ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाएं बच्चे। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपके पास आ रहा है 120%। अब बच्चे अभी तक हम वर्ड यूज कर रहे हैं चेंज। अब बताओ चेंज अपवर्ड साइड है या डाउनवर्ड साइड है? डाउनवर्ड साइड, तो नेगेटिव का साइन लगेगा। रिवाइज्ड ईबीआईटी कैलकुलेट करते वक्त ओरिजिनल ईबीआईटी 5 लाख है, माइनस 120% ऑफ 5 लाख, मतलब 5 लाख माइनस 6 लाख, नेगेटिव 1 लाख। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा पॉजिटिव ईबीआईटी नेगेटिव हो गया है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के 20% गिरने से। बिकॉज लीवरेज का मेजर एज सच 6 टाइम्स अपने आप में एक हाई मेजर है। ठीक है, चलिए जी, डन होगी बात। ऑल राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, calculate operating leverage for each of the four firms ABCD from the following price and cost data. ABCD में selling price per unit है, variable cost per unit है, fixed operating cost है. What calculations can you draw with respect to levels of fixed cost and degree of operating leverage? Result explain and assume number of units sold is 5000. बच्चे चारों फर्म्स के लिए आप क्वांटिटी 5000 ले लो, चारों फर्म्स की इनकम स्टेटमेंट बना लो। एक ही इनकम स्टेटमेंट बनाना जिसमें ऐसे कॉलम्स बन जाएंगे एबीसीडी, और ईबीआईटी निकालो और उसी के नीचे ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी। ये वाला काम तो करके बताओ। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल क्लियर, सारी चीजें सो तो नहीं गए हैं?
अच्छा मीनू, आपके पास अभी बुक नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप शायद ग्रुप में कल बाद में ऐड हुए थे ना, आपके पास पीडीएफ भी नहीं होगी वैसे। मीनू, मुझे ना मैसेज अलग से डाल देना, मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी जब तक आपके पास बुक पहुंचे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एंड ऑल्सो प्रीति बच्चे, आप मुझे अपना कंप्लीट एड्रेस अलॉन्ग विथ पिन कोड सब कुछ मुझे या ऑफिस वाले नंबर पे मैसेज कर दीजिए या सर को मैसेज कर दीजिए, जिसका भी नंबर आपके पास है, सो दैट वी कैन डिस्पैच योर बुक्स टू यू। हाँ जी, आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के? 7, फिर 2, 3 और 1। ऑपरेटिंग लीवरेज इनकम स्टेटमेंट में ही कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर्मूला बकायदा लिखेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हाँ जी, क्वेश्चन ने हमसे कुछ एक्सप्लेनेशन भी मांगी है, मतलब कुछ कमेंट मांगा है फिक्स्ड कॉस्ट की प्रेजेंस को देखकर। देखिएगा, जहां पर 1 आ रही है, सभी के पास आंसर आ गया ना ये? तो जहां पर 1 आ रही है इसको हम बोलते हैं क्या, लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई मैग्निफिकेशन ही नहीं होगी। अच्छा, जहां पर लीवरेज नहीं होती ना बच्चे, एक टर्म निकल कर आती है अनलीवर्ड। लीवरेज ही नहीं है तो नाम क्या बोल दिया, दैट फर्म डी इज अनलीवर्ड फर्म, इसके पास कोई लीवरेज नहीं है। तो कमेंट्स में भी नीचे आप यहां पर लिख सकते हैं कमेंट, कमेंट में फर्म डी के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज अनलीवर्ड, क्योंकि इसके पास ऑपरेटिंग लीवरेज 1 थी। ठीक है, फिर फर्म ए के पास कितनी थी, 7। लीवरेज तो है और 7 इज हाई, वेरी हाई नंबर। 7 का क्या मतलब है, अगर सेल्स गिरी लेटर से 15% से, तो ईबीआईटी गिरेगा कितने से, 15 × 7 कितना होता है, 105%। मतलब 105% से कोई चीज गिरना, 100% से कोई चीज गिरना, मतलब वाइप आउट ही हो जाना, अच्छा खासा पॉजिटिव ईबीआईटी नेगेटिव हो जाएगा। तो इट इज हाईली लीवर्ड, लीवरेज तो है बट बहुत हाई है, हाईली लीवर्ड। और जहां पर आंसर आपके पास 2 और 3 आ रहा है, इन कंपैरिजन टू फॉर्म ए दीज आर मॉडरेटली लीवर्ड। इनके पास भी लीवरेज है बट एज कंपेयर टू ए कम है, मॉडरेटली लीवर्ड। बस इतनी सी बात। और लीवरेज का आंसर अलग अलग फर्म के पास अलग अलग ही आएगा, क्योंकि हर एक की इनकम स्टेटमेंट अलग है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वाली कहानी अलग है। तो इसलिए लीवरेज को लेकर बोला जाता है इट इज फर्म स्पेसिफिक, या लेवल स्पेसिफिक, या आउटपुट स्पेसिफिक, या लेवल स्पेसिफिक। बहुत रेयर होगा कोई 2 फर्म्स के पास एग्जैक्टली सेम कहानी होगी, बहुत रेयर होगा। यहाँ पे तो फिर भी सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए आउटपुट सेम बता दिया था, अदरवाइज आउटपुट भी सेम नहीं होते। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3। Following summarizes the percentage changes in operating income, percentage changes in revenue,
एंड बीटा फॉर 4 फार्मास्यूटिकल फर्म्स। आपके पास 4 फर्म्स हैं जिनका परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू बता दिया बेटा, रेवेन्यू का एक और नाम सेल्स। फिर परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम किस चीज का दूसरा नाम है, ईबीआईटी। और बीटा बता दिया। पूछ क्या रहे हैं, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स, कमेंट ऑल्सो। बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज का कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लगाओ। पहले तो ना कॉमन में लिख लो ये बात, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू, क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज करते हुए, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। हमें पता है ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी का दूसरा नाम है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। ठीक, और चारों फर्म्स का कैलकुलेट कर लो, पीक्यूआर आरएसटी वगैरह वगैरह का कैलकुलेट कर लो। पहली फर्म का कैलकुलेट करोगे तो आंसर बताना कितना आ रहा है, पॉइंट्स में ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.926, 9259 या 926 चलेगा। और यहीं पे कलेश हो गया। बताओ क्या कलेश है, आज ही तो डिस्कस किया था लीवरेज का आंसर कैन नेवर बी बिटवीन 0 और 1। अब आप ये देखो, सेल्स इंक्रीज हो रही है 27% से, कह रहे हैं ईबीआईटी 25% से इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या था, सेल्स इंक्रीज हुई 27% से, या तो ईबीआईटी भी 27% से इंक्रीज होता, उस केस में लीवरेज का आंसर आता 1, या मैग्नीफाई होकर होता, तब आंसर क्या आता 1 पॉइंट समथिंग आ जाता, जो भी आंसर आता। बट ऐसा तो कभी कुछ पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए लीवरेज का आंसर, ये कलेश है, कोई बात नहीं, कलेश को एज इट इज रहने दो, ये आईसीआई का क्वेश्चन है, बस जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दो। आगे बढ़ो, 1.28। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना बेटा, इस चैप्टर में बहुत कलेश है, आप आपस में लड़ोगे, आप मुझसे भी लड़ोगे, कैलकुलेशंस को लेकर, लॉजिक को लेकर, कोई चक्कर नहीं, मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको क्या बोला, जो आईसीआई ने बोला, अच्छा हम बड़े या आईसीआई बड़ा, ये बताओ पहले, बस। फिर जो आईसीआई ने बोला, बोलना होता है सत्यवचन महाराज, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तुच्छ इंसान, आपके सामने कुछ भी नहीं। आपने बोल दिया लीवरेज का आंसर आ रहा है 0.926, हाँ जी आ रहा है, चाहे उस चीज का लॉजिक है या नहीं है। क्या किसी और सब्जेक्ट में आपको ऐसी गलतियां नहीं मिलती हैं? एक सेकंड, यहाँ पे भी क्या, एक तो क्वेश्चन में देखिए विशाखा, कौन सा आपने पूरा सिलेबस कर लिया है और फिर बोलो नहीं आईसीए की बहुत गलतियां है फिल्म सब्जेक्ट में। अकाउंट्स वगैरह में कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई, मॉड्यूल वगैरह में कहीं पे आए हैं, अकाउंट्स में आए हैं, हो जाते हैं, कुछ है ऐसी चीजें, एफएम सब्जेक्ट में इस चैप्टर में ही है ज्यादा, और किसी चैप्टर में इतनी ज्यादा नहीं है। चलिए जी, हाँ जी हो गया ये। कमेंट ऑल्सो, कमेंट का क्या मतलब है, जैसा हमारे पास पिछले क्वेश्चन में कमेंट था, दैट ऑपरेटिंग लीवरेज इज फर्म स्पेसिफिक, हर फर्म की अलग अलग आती है जी, हर फर्म की अलग अलग आती है, तो लिख लो वही लाइन, दैट ऑपरेटिंग लीवरेज इज फर्म स्पेसिफिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, यूज ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। चारों फर्म्स की लीवरेज भी डिफरेंट है, चारों का बीटा भी डिफरेंट है। इनफैक्ट नोटिस करो, जिसके पास लीवरेज कम है उसका बीटा भी कम है, जिसके जैसे जैसे लीवरेज बढ़ती गई बीटा भी साथ साथ बढ़ता गया। हमको बीटा और ऑपरेटिंग लीवरेज की लिंकिंग एक्सप्लेन करनी है, ये हमने पोर्शन लिख कर करना है बच्चे, आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर देंगे, जहां पर मेरी राइटिंग ना समझ में आई बता देना। लिखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज explains the impact of changes in sales on EBIT
ड्यू टू यूसेज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट hence high fixed operating cost implies high operating leverage. Hence, high fixed operating cost implies high operating leverage. फिर लिखिए बीटा. Beta is an index which measures reactivity of a particular security in response to market changes. In response to market changes. फिर लिखिए if a firm has high fixed cost, its share price will be more sensitive in response to any market movement, comma, hence its beta will be high. If a firm has high fixed cost, its share price will be more sensitive in response to any market movement. Hence its beta will be high. पहले तो ना इस लाइन का मीनिंग एक बार रिकॉल करो. जिस फर्म के पास ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है, ड्यू टू एनी पॉजिटिव और इवन नेगेटिव चेंज ऑल्सो, वहां पर शेयर होल्डर्स के रिएक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे. अगर कुछ बूस्ट मिल रहा है आउटपुट को, तो ज्यादा शेयर प्राइस की और ज्यादा शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, शेयर प्राइस ज्यादा वॉलेटाइल होगा. लेट अस से अगर कोई नेगेटिव चेंज है इन दी मार्केट, आउटपुट गिर रहा है, तो ऐसी फर्म के शेयर होल्डर्स भी सबसे पहले भाग. ठीक है जी, हेंस हाई बीटा. तो ऊपर एक लाइन हमने लिखी थी, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज हाई लीवरेज. नीचे लाइन लिखी, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज हाई बीटा. हेंस लास्ट में कंक्लूजन, हेंस इट कैन बी सीन that high operating leverage is associated with high beta. That's it. High operating leverage is associated with high beta. तो आपने एक लाइन में बताया ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन, फिर बताया बीटा की डेफिनेशन, और फिर दोनों को लिंक कर दिया. ठीक है जी, चलो फॉर नाउ ऑपरेटिंग लीवरेज की स्टैंड अलोन डिस्कशन खत्म हो जाती है. ऐसा नहीं है कि चैप्टर में अभी नहीं आएगी, चैप्टर में आएगी, हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी, बट अब साथ के साथ बाकी लीवरेजेस भी पूछी जाएंगी. मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ लीवरेज बचे, फाइनेंशियल लीवरेज. आप पहले अपनी कॉपीज ओपन कीजिए, कॉपीज ओपन ही आपकी, उसमें लिखिए फाइनेंशियल लीवरेज की हेडिंग. एसी क्या करना है काशी, बढ़ा दो इसका ना. मुझे रिमोट याद नहीं रहता कौन सा है, ये वाला ये भाई. हाँ तो कुछ है, मुझे आज तक याद नहीं होगा कभी. चलिए जी, ध्यान से देखिएगा. आपने यहां पर इनकम स्टेटमेंट बनानी है पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर लिखना ओरिजिनल सिनारियो, और यहां पर लिखना रिवाइज्ड सिनारियो. एंड
we are going to start our income statement from EBIT. Let us say EBIT हमारे पास 10,000 है. हाँ जी, EBIT के बाद क्या आता है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमारे पास मान लीजिए 6,000 है, तो EBT आ जाएगा 4,000 माइनस टैक्स एट द रेट लेट अस से 30%, तो EAT आ जाएगा. हाँ जी, कितना? 2,800. Assuming there is no preference dividend, मतलब EAT ही अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है. मैंने सिंपली लिख दिया अर्निंग्स फॉर इक्विटी. इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से. लेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बी 100. तो बताओ EPS कितना आ गया? 28. ठीक है. नाउ मान लो रिवाइज सिनारियो में EBIT increases by 10%. Calculate EPS, please. $35. अच्छा. And what is percentage increase in EPS? Calculate करो. हाँ जी, EPS कितने से बढ़ रहा है? 7 रुपीज से. कहां से? 28 से. तो कितना हो गया? 25%. राइट. तो EBIT बढ़ा सिर्फ 10% से, EPS बढ़ गया 25% से. EPS मैग्नीफाई होकर बढ़ गया है. This magnification is explained by the concept of financial leverage. तो फाइनेंशियल लीवरेज की जो डेफिनेशन है वहीं से इसका फॉर्मूला निकल कर आता है. फॉर्मूला लिखिए प्लीज मेरे साथ साथ. परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT. परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT. EBIT बढ़ा था 10% से, EPS बढ़ गया 25 से, हेंस लीवरेज का आंसर आ रहा है 2.5 टाइम्स. ठीक है. और आप बताओ ये मैग्निफिकेशन का ओनली एंड ओनली रीजन क्या है? इंटरेस्ट. फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट. आप ये देखो EBIT बढ़ा 10% से, क्या इंटरेस्ट भी बढ़ा? तो मैग्निफिकेशन ही सारी यहीं से आ गई. आप चेक कर सकते हो. हेंस EBT बढ़ रहा है. और बताओ EBT कितने से बढ़ रहा है? EBT 1,000 से बढ़ा, 4,000 से बढ़ा, 25% से. यही एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन है. बिकॉज टैक्सेशन भी प्रोपोर्शनेटली 25% से बढ़ रही है. टैक्स इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन EBT फिगर. ये थोड़ी ना फिक्स्ड होता है. हेंस EAT बढ़ रहा है 25% से. हेंस EPS बढ़ रहा है 25% से. मैग्निफिकेशन ही यही इसी की वजह से है, इंटरेस्ट की वजह से है. अच्छा. जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला था बच्चे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. बताना कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT में फर्क किस बात का था? कॉस्ट का. उसी की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज थी. ऐसे ही यहां पर इंटरेस्ट की वजह से फाइनेंशियल लीवरेज है. तो सोचो फॉर्मूला क्या बन सकता है? EBIT अपॉन EBT. एक बार सोचो, इनकम स्टेटमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT होता है. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. इसकी वजह से है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है. ऐसे ही इंटरेस्ट की वजह से फाइनेंशियल लीवरेज है. तो फॉर्मूला क्या बना सकते हो? EBIT अपॉन EBT. या
अगर आप इस चीज को फर्दर सॉल्व करोगे फॉर्मूला वही बनेगा। इवेंचुअली फॉर्मूला आपने मुझे बताया EBIT अपॉन EBT। अच्छा, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज में डिस्कस करते हैं, ये फॉर्मूला लगाना कहाँ है, ओरिजिनल सिनारियो में या रिवाइज्ड में? ओरिजिनल में। ओरिजिनल EBIT बताना बच्चे, और ओरिजिनल EBT बताना 4000। चेक कर लो, आंसर आ रहा है 2.5। तो ओरिजिनल के लिए ये फॉर्मूला लगाओ EBIT अपॉन EBT, वहीं से चेंजेस मेजर किए थे, तो परसेंटेज चेंज वाले ने भी आंसर 2.5 ही हमें दिया। बताओ जी, यहां तक की बात सिमिलर टू ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आ रही है? ओके, क्लियर है ये? बट अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है, दोबारा से इनकम स्टेटमेंट फिर से बनाएंगे। ओरिजिनल, रिवाइज्ड। हाँ जी, EBIT से शुरू करेंगे। EBIT 10,000 माइनस इंटरेस्ट 6,000। EBT आपके पास आ गया 4,000, टैक्स 30%, 1,200। EAT आ रहा है 2,800। बट अब आपने यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करवाना है। अब अज्यूम करो कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, एंड लेट दैट बी रुपीज 2,100। लेट दैट बी 2,100। हाँ जी, ये आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी 700 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100, तो EPS बचा 7। ठीक ना? रिवाइज सिनारियो में EBIT इंक्रीजेस बाय 10% जी। कैलकुलेट रिवाइज्ड EPS। EBIT बढ़ रहा है 10% से, इंटरेस्ट सेम रहेगा। EBT कितना आया 5,000, EAT कितना आया 3,500 जी। प्रेफरेंस डिविडेंड सेम रहेगा, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना आ रहा है 1,400। हेंस EPS कितना हो गया 14। EPS 14 पर आ गया। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन EPS? 100%। मतलब कोई डबल हो रही है चीज, किसी चीज का डबल होना मतलब इंक्रीज बाय 100%। परसेंटेज चेंज इन EPS जी 7 से बढ़ रही है। कहां से बढ़ रही है? 7 से ही बढ़ रही है, हेंस 100%। तो फाइनेंशियल लीवरेज का जो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है वो लगाओ, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। हाँ जी, 100/10 इट इज 10 टाइम्स। आ गया जी 10 टाइम्स। हो गया जी। बट यहीं आप अगर दूसरा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो EBIT अपॉन EBT, तब नहीं आंसर सेम है ना, और वो फॉर्मूला भी गलत ही हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? EBIT अपॉन EBT एग्जैक्टली, बिकॉज EBIT अपॉन EBT कैप्चर करता है सिर्फ इंटरेस्ट को। अब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में एक और चीज आ गई है, क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले बताओ यहां तक पहुंच गए हैं, 10 टाइम्स तक पहुंच गए हैं। अब मेरी बात दोबारा से देखो, EBIT अपॉन EBT अगर लेते हो तो वो कैप्चर कर रहा है सिर्फ इंटरेस्ट को। मेरे पास अब मैग्निफिकेशन EPS में करवाने वाला एक और कारण है, क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ये नहीं बढ़ा था, राइट? अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड को भी कैप्चर करना है, और अगर आप ये फॉर्मूला बोलने की कोशिश करते हो मैम EBIT अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी ले जाओ, तो थोड़ा सा एक लॉजिकल फ्लॉ आ जाएगा।
क्या लॉजिकल फ्लॉ आ जाएगा, क्या क्या गलती हो जाएगी अगर मैं बोल दूं ईबीआईटी अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी इज द फॉर्मूला टैक्सेशन वाला। ईबीआईटी जो न्यूमरेटर में रखना चाह रहे हो दैट इज अ प्री टैक्स फिगर। अर्निंग्स फॉर इक्विटी तक आते आते प्रेफरेंस डिविडेंड कैप्चर करने के चक्कर में अर्निंग्स फॉर इक्विटी पर आ गए, और प्रेफरेंस डिविडेंड कह लो या अर्निंग्स फॉर इक्विटी कह लो वो अपने आप में पोस्ट टैक्स फिगर है। या तो कोई भी रेशो बनानी है बच्चे, आपके पास सिलेबस में रेशो एनालिसिस चैप्टर भी है, वहां पर भी डिस्कस करते हैं। रेशो मतलब अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी कुछ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चल रहा है। या तो दोनों ही चीजें पोस्ट टैक्स हो या तो दोनों ही चीजें प्री टैक्स, राइट। कैसे काम ठीक कर सकते हैं, देखो आप ईबीआईटी अपॉन ईबीटी तो रखो ही, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। एटलीस्ट ईबीटी रखने तक क्या हो चुका है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। बट एक और चीज है इंटरेस्ट के अलावा जो ईबीआईटी पर बर्डन क्रिएट कर रही है एक तरीके से, सारा का सारा ईबीआईटी इक्विटी को क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पहले तो इंटरेस्ट देना है, फिर इंटरेस्ट के बाद और क्या देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। बट वो प्रेफरेंस डिविडेंड पहुंच गया है पोस्ट टैक्सेशन स्टेज में। कोई चीज अगर बाय डिफॉल्ट ओरिजिनली पोस्ट टैक्सेशन स्टेज में है, आपने उसको प्री टैक्स में लाना होता है। अभी मेरी बात सुनना, उसको डिवाइड करते हैं 1 - t ब्रैकेट से। इसका लॉजिक क्या है ध्यान से सुनो। आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बेटा, कितना है बताओ, 2100। अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है 2100, मेरे पास प्री टैक्सेशन बिफोर टैक्सेशन प्रॉफिट कितना अवेलेबल हो पाएगा, तभी हम 2100 का दे पाएंगे। आप ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 2100 का, प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले क्या आता है ईएटी। अगर मुझे ये मीट करना है तो ईएटी सफिशिएंट होना चाहिए 2100 का। अगर ईएटी 2100 चाहिए तो ईबीटी कितना हो, क्योंकि मेरे पास टैक्स तो 30% है। अगर ईएटी 2100 चाहिए तो ईबीटी कितना हो जी, इसको 3000 बोलोगे कैसे, 2100 को आपने डिवाइड किया 70% से। अगर हम ईबीटी में से 30% टैक्स दे देते हैं तो बाकी का 70% ईएटी बच जाता है। तो अगर ईएटी 70% रिफ्लेक्ट कर रहा है, ईबीटी कितना हो 3000। बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या बोला कि इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज 2100, इट इज क्रिएटिंग अ प्री टैक्स बर्डन ऑफ 3000। प्री टैक्स बर्डन एक फिक्स्ड बर्डन नहीं है 3000 का, और ये बर्डन किसके पास है, ईबीआईटी के पास है। ईबीआईटी के पास अब दो बर्डन क्रिएट हो गए हैं जी, एक तो इंटरेस्ट का 6000 का और एक प्रेफरेंस डिविडेंड का 2100 का नहीं 3000 का। अब आप प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट टैक्सेशन फिगर थी, आप उसको प्री टैक्स पर ले आए हो। प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड इज नाउ 3000। तो अब बात लॉजिकल बैठ जाती है, न्यूमरेटर भी प्री टैक्स है, फिर डिनोमिनेटर में ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, ये भी प्री टैक्स फिगर है, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्री टैक्स पर ले आए हो। तो आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल लीवरेज का अब फॉर्मूला जो बनता है, मेरे साथ साथ लिखिए, मैं दोबारा से चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी इफ रिक्वायर्ड, अभी के लिए फॉर्मूला लिखो बेटा। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे पूरे डिनोमिनेटर के नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे 1 - t ब्रैकेट, 1 - टैक्स रेट, 1 - 0.3 बोल सकते हो, तो ये 0.7 हो जाएगा। सॉल्व करो मेरे साथ साथ। ओरिजिनल ईबीआईटी कितना 10,000, ईबीटी कितना है 4000, 4000 है ना। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट तो 2100 है, बट डिवाइडेड बाय 1 - 0.3। आप सॉल्व करो तो 4000 माइनस 3000, मतलब डिनोमिनेटर क्या बन गया 1000, आंसर क्या आ रहा है 10 टाइम्स। परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला ने भी 10 टाइम्स बताया, अब इस प्रॉपर फॉर्मूला ने भी 10 टाइम्स बताया। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूला के बारे में जरा एक और चीज समझो। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज में कोई दिक्कत नहीं आई थी। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताना क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कैन आई एक्सप्लेन ईबीआईटी एज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट,
न्यूमरेटर में रखा कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में बोला अच्छा इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर फिक्स कॉस्ट का कितना बर्डन है। सिमिलरली फाइनेंशियल लीवरेज के लिए भी जी न्यूमरेटर में रखेंगे ईबीआईटी, डिनोमिनेटर में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इस ईबीआईटी पर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का कितना बर्डन है। जी एक तो इंटरेस्ट का बर्डन हो गया और एक प्रेफरेंस डिविडेंड का हो गया। बट पॉइंट इज प्रेफरेंस डिविडेंड एक पोस्ट टैक्स फिगर है, इसको छोड़ के बाकी सारी कॉन्सेप्ट में चेक कर लो, ईबीआईटी प्री टैक्स है, इंटरेस्ट प्री टैक्स है, एक प्रेफरेंस डिविडेंड ही अकेला पोस्ट टैक्स है। इसको प्री टैक्स पर लाने के लिए 1 माइनस टी। अच्छा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट को क्या बोल देते हो, ईबीटी, इसलिए फॉर्मूला में यहां पर ईबीटी लिख दिया। आप चाहो तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख दो, मैं रोक थोड़ी ना रही हूं। बट और क्या माइनस होना ईबीटी में से, प्रेफरेंस डिविडेंड बट प्री टैक्स। अब बताओ ये लॉजिक जो है 1 माइनस टी से क्यों डिवाइड कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? करें प्राची एक्सप्लेन? कर देते बेटा, ध्यान से देखो। मैं इतना बोलूं इक्विटी के लिए कुछ ना बचे, ईपीएस 0 ही आ जाए कोई चक्कर नहीं, तो ईबीआईटी कितना हो इससे मुझे पता चलेगा ईबीआईटी पर बर्डन कितना है। सोचो ईबीआईटी इज जस्ट एनफ टू पे ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ताकि इक्विटी के लिए कुछ ना बचे। ईबीआईटी के ऊपर एक बेसिक बर्डन तो है, देखो इंटरेस्ट देना है, इफ सफिशिएंट पैट इज देयर प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना ही देना है, फिक्स्ड। ऑल राइट, इफ ईपीएस इज 0, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 100 होते रहे, ईएटी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ईपीएस 0 आना है। अच्छा ईएटी अगर अर्निंग्स फॉर इक्विटी 0 आना है तो ईएटी कितना हो, अर्निंग्स फॉर इक्विटी अगर 0 आना है तो ईएटी कितना होना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड 2100 तो देना ही देना है, ये फिक्स्ड है 2100। अगर ईएटी 2100 है, टैक्स 30% है, तो बताओ ईबीटी कितना होना चाहिए? इस पर आ जाओ, कैसे करोगे ये काम? टैक्स मुझे 30% देना है, अगर मुझे टैक्स 30% देना है बच्चे, तो आफ्टर टैक्स कितना बचता है 70%। अगर 2100 रिफ्लेक्ट कर रहा है 70% को, आप ऐसे बता दो 30% फिर कितना होगा, 2100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 30 ही बता दो कितना बन रहा है, 900। टैक्स देना है 900 का, मतलब ईबीटी कितना हो जाएगा 3000। अच्छा ईबीटी हो जाएगा 3000, इधर से इंटरेस्ट है 6000, तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा 9000। ये ईबीआईटी क्या है, बेसिकली इट इज जस्ट एनफ टू कवर इंटरेस्ट का बर्डन 6000। इंटरेस्ट जब 6000 दे दिया, कितना बचता है ईबीआईटी में से अब 3000, और 3000 जब ईबीटी बचेगा तब भी 2100 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाओगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड ने जो बर्डन क्रिएट किया हुआ है शुरू से इसके ऊपर, ईबीआईटी के ऊपर, वो कितना है 2100 का नहीं है 3000 का है। ओनली व्हेन ईबीआईटी में से 3000 बचेगा तभी प्रेफरेंस डिविडेंड 2100 का पे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं पे कर पाओगे। ठीक है जी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स पर लाने के लिए मुझे सिर्फ इस कैलकुलेशन की जरूरत थी कि 2100 से मुझे प्री टैक्स फिगर पर आना है, डिवाइडेड बाय 70% करके। हाँ जी, क्या आप एक्चुअली बता सकते हैं ईबीआईटी डिवाइड बाय अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय 1 माइनस टी? बच्चे अर्निंग्स फॉर इक्विटी की जो कैलकुलेशन है ना, उसमें शुरू से देखो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हुआ, फिर बाद में जाके टैक्सेशन आई है। आप क्या कर रहे हो, पूरी चीज को ही बोल रहे हो इसको डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी कर लो, फिर इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा ना, मतलब इंटरेस्ट एक प्री टैक्स फिगर है, उसमें दोनों चीजें माइनस हो गई है। इसलिए हमने ये सेक्शंस क्रिएट किए हैं। ईबीटी तक तो प्री टैक्स है, ईबीटी के बाद जहां टैक्सेशन वाली चीजें आ गई हैं उनको फिर प्री टैक्स पे लेकर आ जाओगे, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है जी, बताइए ये फॉर्मूला का लॉजिक अब सभी को क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल? ऑल राइट, तो आपके पास बुक में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है जी बच्चे, अब बुक में आ जाओ। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज की डेफिनेशन, it is defined as the firm's ability to use fixed financial cost to magnify effect of changes in EBIT on EPS. It measures impact of changes in EBIT on EPS. तो पहले तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये तो डेफिनेशन से ही आ रहा है जी। और उसके पहले हमारा जो फॉर्मूला है कमिंग फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, EBIT अपॉन EBT माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। जस्ट लाइक ऑपरेटिंग लीवरेज, यहां पर भी रिमार्क लिखिए दैट इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईबीआईटी।
और सेकंड वाले में लिखिए चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट EBIT for which first formula is applied. Change is measured from that EBIT for which first formula is applied. ठीक है, एक लाइन आपने पेज के बिल्कुल टॉप पर लिखनी है, लिखे मैं डिक्टेट करवा रही हूं. If there is no preference dividend, if there is no preference dividend, if there is no preference dividend, लिखना परसेंटेज चेंज इन EPS बराबर परसेंटेज चेंज इन EBT बराबर परसेंटेज चेंज इन EAT होगा. बट इसके पहले क्या कंडीशन है? इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड. If there is no preference dividend, percentage change in EPS is equal to percentage change in EBT is equal to percentage change in EAT. अभी प्रूफ कर देते हैं इस चीज को. बच्चे कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है? एक्सप्लेन इफ EBIT चेंजेस by what percentage will EBT change. EBIT चेंज होने पर EBT कितने परसेंट से चेंज होगा? अब मेरा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला तो EPS बताता है. बट पॉइंट इज देयर इज वन केस जहां पर परसेंटेज चेंज इन EPS बोल दो या परसेंटेज चेंज इन EBT बोल दो, बात एक ही है. आप ही की कॉपी में आज आपने जब पहले पहले लिखा था, जब कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, परसेंटेज चेंज इन EPS कितना था? 25%. और वो परसेंटेज चेंज इन EBT भी 25%, परसेंटेज चेंज इन EAT भी 25% ही था. ठीक, बट ये लाइन बाय डिफॉल्ट हम कभी नहीं कह सकते. जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है वहां पर हम सेम चीज नहीं कह सकते. एक बार बताओ, जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड था परसेंटेज चेंज इन EPS कितना था बेटा? 100%. अच्छा, ये बताओ इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट तो सेम रहा, EBT मेरा बड़ा था, कितने परसेंट से बड़ा था? 25% से. अकॉर्डिंगली टैक्स भी बढ़ गया था 25% से, हेंस EAT भी बढ़ गया था 25% से. बट EAT के बाद तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया ना, जो सेम रह गया. इसकी वजह से अर्निंग्स फॉर इक्विटी 100% से बढ़ गई. सो पॉइंट इज, जो वो कंडीशन मैंने आपको लिखवाई, परसेंटेज चेंज इन EPS बराबर परसेंटेज चेंज इन EBT, वो कब अप्लाई हो सकती है? ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड. क्योंकि क्वेश्चन कई बार फॉर्मूला एप्लीकेशन में यहां पर परसेंटेज चेंज इन EBT बोल देता है और उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता, तो हमें पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज लग रहा है. ठीक है, लगा सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज का ये वाला फॉर्मूला सेफली. ठीक, हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन EBT हमेशा इक्वल रहेगा परसेंटेज चेंज इन EAT. करेक्ट, वो है, वो रहेगा. क्योंकि दोनों के बीच में फासला किस चीज का है गौतम? टैक्स का. टैक्स भी तो प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, राइट? ओके बच्चे, सिमिलर टू ऑपरेटिंग लीवरेज वी हैव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. बट मैंने अगर आपको यहीं पर डिस्कस करवाया तो आप लोग सो जाओगे, इसलिए ये वाला पोर्शन हम कल टेकअप करेंगे. आज हम टेकअप कर रहे हैं इसका क्वेश्चन. वो भी क्वेश्चन कहां पर जाकर मुझे मिलेगा? ऑन पेज नंबर 4.9, पेज नंबर 4.9. अब उसके पहले ना एक टॉपिक चल रहा है, ध्यान से सुनिए. फाइनेंशियल लीवरेज एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. बच्चे ये टॉपिक मेरा इस चैप्टर में डिस्कस नहीं हो पाएगा, पेंडिंग रहेगा. रैदर थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शुरू के क्लासेस में पेंडिंग टॉपिक बहुत चलते हैं, तो आप सभी ने करना. सिर्फ एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंडेक्स वाला पेज जो है ना बुक में, वहां पर इंडेक्स के नीचे पेंडिंग टॉपिक्स की एक लिस्ट मेंटेन करो. लिखना चैप्टर का नाम और फिर लिखना टॉपिक और फिर लिखना क्वेश्चन नंबर. हाँ जी, चैप्टर का नाम लीवरेजेस, टॉपिक का नाम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से लिंक्ड एक क्वेश्चन नंबर है, या तो 19 है या तो 21 है, मुझे कंफर्म करना है, एक सेकेंड. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लिख लिया, या तो 19वां है
मैं चेक कर लेती हूँ बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 जी आपका पेंडिंग रहेगा और लॉन्ग टर्म पेंडिंग है। लॉन्ग टर्म का ये मतलब है लगभग इस सब्जेक्ट की 25-26 क्लासेस की बात है, तब डिस्कस होगा। इकट्ठे पेंडिंग टॉपिक्स की एक क्लास लगती है, और भी पेंडिंग टॉपिक्स आगे के चैप्टर से आते रहेंगे। चलो, सो हमारे पास अब है एजेंडा में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं जी। डेल्टा लिमिटेड currently has an equity share capital of 10 lakh consisting of 1 lakh equity shares of 10 each. Company is going through a major expansion plan requiring to raise funds to the tune of 6 lakh. To finance the expansion, management has the following plans. देखिए क्या कह रहे हैं, पहले से इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख की, इनको एक्सपेंशन पर्पस के लिए 6 लाख नया फंड्स चाहिए। अब वो नया फंड लाने के लिए 6 लाख का दे हैव 4 प्लान्स या 4 ऑप्शंस। पहला, इशू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑल इक्विटी। फिर इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितना आ गया, 4 लाख। एंड बैलेंस थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एट 12% बैलेंस 2 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। फिर प्लान 3, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना आ गया, 3 लाख। एंड बाकी का बैलेंस कितना बढ़ेगा, 3 लाख ही। वो कैसे आएगा, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। फिर प्लान 4, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू 6% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक। EBIT of company is expected to be 4 lakh. Assume tax rate of 40%. Requirement में calculate EPS in each of the above plan and then ascertain financial leverage. बच्चे बनानी तो इनकम स्टेटमेंट है, कहां से शुरू होती हुई, सेल्स तो नहीं है EBIT से, बट इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले कुछ चीजें हमें सॉर्ट कर लेनी चाहिए सो दैट इनकम स्टेटमेंट में कोई गलती ना हो। क्वेश्चन ने नहीं मांगा, बट हम रेकमेंड करते हैं हमेशा, जब भी नया पैसा आ रहा है और उसको लाने के अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग बाइफर्केशन है, डिटेल है, वी प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस, जिसमें आप सारी बात बड़े क्लियर कट मैनर में रख दोगे, गलती होने के चांसेस है ही नहीं। पर्टिकुलर्स, और अब आप 1 2 3 4 प्लान रखो और 1 बाय 1 दोबारा से प्लान्स को गो थ्रू करो। हाँ जी। पहला प्लान क्या कह रहा था, ऑल इक्विटी। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीस। फिर सेकंड प्लान क्या कह रहा था, 4 लाख इक्विटी से और बाकी का 2 लाख 12% बोरोइंग्स। लो जी। फिर थर्ड प्लान क्या कह रहा था, 3 लाख इक्विटी है और बाकी का डिबेंचर्स का कूपन रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट 9%। और लास्ट प्लान 3 लाख इक्विटी, बाकी 6% प्रेफरेंस शेयर्स। लो जी, एक तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट होगी। फिर इसी पैटर्न में इनकम स्टेटमेंट में आने वाली चीजें फिगर आउट करेंगे ताकि इनकम स्टेटमेंट स्मूथली बन जाए। देखो जी, EBIT क्वेश्चन में गिवन है, EBIT के बाद क्या आता है, इंटरेस्ट। आपने यहां पर लिखना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में भी सोचना ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये एक्सपैंड कर रही है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है। क्या इसके पास पहले से कोई इंटरेस्ट है, फट के बताओ, पहले से कोई इंटरेस्ट है, नहीं है, पहले से ऑल इक्विटी कंपनी ही है ये। जो इंटरेस्ट है इन प्लान्स में आएगा, ये पहले प्लान में तो नहीं है, दूसरे में 2 लाख पर 12%, हाँ जी, तीसरे में 3 लाख पर 9% है ना बेटा, 27,000 है, और फोर्थ में इंटरेस्ट तो नहीं है।
फोर्थ में इंटरेस्ट नहीं है बट प्रेफरेंस डिविडेंड है। अगेन प्रेफरेंस डिविडेंड पुराना तो कोई नहीं चल रहा जी, एग्जिस्टिंग जो है प्लान 4 में ही है कितना। अच्छा, और ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए एक और चीज चाहिए होती है बच्चे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें भी देखो पहले से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, कुछ बिल्कुल हैं, कितने हैं 1 लाख। वो तो हर जगह है ही, प्लस नहीं बताओ 60,000, 40,000, 30,000 एंड 30,000। जब इस तरीके का वर्किंग नोट हम बना लेते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट बनाने में अब कोई गलती होगी नहीं ना, तो क्वेश्चन की तरफ बार बार देखना, बड़े आराम से आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए इनकम स्टेटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस जो भी, और प्लान 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, कितना है वो 4 लाख। शुरू कर दो इनकम स्टेटमेंट। जब आपके पास ईपीएस आ जाएगी मुझे बता दीजिएगा। टैक्स रेट 40% है मीनू।
बताओ आंसर। 1.5. 1.5 707 है, या इसको आप 1.71 भी बोल सकते हैं। यही आंसर है, यही है। उसके बाद इसी के नीचे ही फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर देखिएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का प्रॉपर फॉर्मूला लिखना प्लीज, नो शॉर्टकट्स। फॉर्मूला लिखने में पूरा लिखेंगे, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। वो हमें पता है कि पहले 3 प्लान्स में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो सिंप्लीफाई होके ईबीआईटी अपॉन ईबीटी रह जाता है। बट लिखने में कभी आदत नहीं डालेंगे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, पूरा पूरा फॉर्मूला। अब हाँ जी करके बताओ, पहले प्लान में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 1, ऑल इक्विटी प्लान है, कोई लीवरेज ही नहीं है। वन पॉइंट जीरो सिक्स 1.07 1.072 चलेगा, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लो। लास्ट प्लान में केयरफुली, ईबीआईटी तो 4 लाख है, लास्ट प्लान में ईबीटी वो भी 4 लाख है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है आपके पास, 18,000 का, और टैक्स रेट है 40%। $4 लाख अपॉन 3,70,000 है ना, 1.08 1.081। चलिए जी, डन। ओके, क्वेश्चन ने हमसे कोई प्लान सिलेक्शन पूछी नहीं है, रिकमेंडेशन मांगी नहीं है। मांगी होती तो कौन सा प्लान आप रेकमेंड करते। हाँ जी, क्या प्लान 1 रेकमेंड करते। नो, व्हाई नो। अनलीवर्ड, अनलीवर्ड होना कोई बुरी बात थोड़ी ना, रिस्क लिया नहीं कोई बुरी बात नहीं है। सो अगर हम प्लान 1 को नहीं कह रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं हमें कुछ रिस्क चाहिए। अब रिस्क चाहिए तो वो रिस्क 3 जगह देखने को मिल रहा है, 2, 3 और 4 में। फिर बताओ 2, 3, 4 में कौन सा। Y2 लो है, लो है। आप कह रहे हो कि अमंग्स 2, 3, 4 इसके पास लीस्ट है। देखिए डिसीजन ना हमेशा लेना चाहिए कंपेयरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क इज मेजर्ड बाय लीवरेज एंड रिवॉर्ड इज मेजर्ड बाय ईपीएस। आप ये बताओ, हाईएस्ट ईपीएस कहाँ दिखाई दे रहा है। क्या हाईएस्ट ईपीएस के साथ साथ यहाँ पर हाईएस्ट रिस्क भी है, लीवरेज भी है। नहीं, नहीं, हाईएस्ट रिस्क कहां पर है, 4th में, और वहां पर हाईएस्ट ईपीएस नहीं है। तो 4th को तो आप रिजेक्ट ही करोगे बेटा, 4th को तो आप आउटराइटली रिजेक्ट करोगे कि यहां पर एक तो ईपीएस भी हाईएस्ट नहीं है, उल्टा रिस्क हाईएस्ट है, 4th पे तो हम कभी नहीं आएंगे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन रिस्क एपिटाइट ऑफ द कंपनी। रिस्क एपिटाइट मतलब अगर वो रिस्क लेने को तैयार है तो ईपीएस भी अकॉर्डिंगली थोड़ा हायर कमा लेंगे। अगर उनको सेफ गेम खेलनी है, रिस्क इससे थोड़ा लो लेना है, तो ईपीएस भी इससे थोड़ा सा लो हो जाएगा। या बिल्कुल ही सेफ्टी जोन में जाना है, कोई रिस्क ही ना लो, फिर ईपीएस भी और कम हो जाएगा। सो लो रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो 1, 2, 3 में से कौन सी सिलेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपिटाइट ऑफ द कंपनी। वो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है कमेंट, बट इसी चैप्टर में आगे जाके ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम इस तरीके से कमेंट भी देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना। ऑल राइट, हमारे पास स्कोप है एक और क्वेश्चन टेकअप करने का। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज।
हाँ जी, you are given two financial plans of a company which has two financial situations. Detailed information are as under. Installed capacity है 10,000 units, actual production and sales है 60% of installed capacity. मतलब असली में हमने कितने यूनिट्स बनाए और बेचे 6,000. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया. फिक्स कॉस्ट एक सिचुएशन में 20,000 है और एक सिचुएशन में 25,000 है. जहां फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग हो गए वहां पर ईबीआईटी भी दो अलग अलग हो गए. ऑपरेटिंग लीवरेज दो दो आएंगी. ठीक. फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी में देखिए फाइनेंशियल प्लान एक्स वाई एंड एक्सएम. इक्विटी दे दिया, डेट दे दिया, डेट एट द रेट 12%, बट अमाउंट्स अलग अलग हैं, मतलब इंटरेस्ट भी दो अलग अलग हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स. प्लीज मेरे साथ साथ ही काम शुरू करना. हमें पता है पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है. इनकम स्टेटमेंट में पहले तो दो कॉलम्स बनाओ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. हाँ जी. Particulars, situation A and situation B. क्योंकि दो अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट हैं इसलिए शुरू से ही हमने दो अलग अलग कॉलम लिए. स्टार्टिंग विथ सेल्स. हाँ जी बच्चे, सेल्स तो कॉमन है. 6,000 यूनिट्स पर कितना सेलिंग प्राइस है 30. तो कितना आ गया माइनस वेरिएबल कॉस्ट. 6,000 यूनिट्स इंटू 20 पर यूनिट. हाँ जी कितना आ गया कंट्रीब्यूशन आ गई जी 60,000 माइनस. अब फिक्स्ड कॉस्ट केयरफुली. सिचुएशन ए में कितना है 20,000 और बी में ईबीआईटी आ जाएगा. बट ईबीआईटी पर आकर रुक जाना, आगे मत पढ़ना इंटरेस्ट पे. हाँ जी ईबीआईटी कितना आ गया 40,000 और यहीं पर कैलकुलेट कर लो ऑपरेटिंग लीवरेज. यहीं पर कैलकुलेट कर लो ऑपरेटिंग लीवरेज. हाँ जी फॉर्मूला लिखो. कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. बताएं 1.5 एंड 1.714. हाँ बच्चे यहीं से हम इंटरेस्ट नहीं माइनस करवा सकते. रीजन बीइंग इंटरेस्ट भी दो दो है. अब एक बार इंटरेस्ट दो दो माइनस होंगे 40,000 से, फिर दोबारा से माइनस होंगे 35,000 से, तो चार कॉलम्स बन जाएंगे. चार कॉलम्स कैसे दोबारा दोबारा से देखना. अब सिचुएशन ए में दो फाइनेंशियल प्लान्स की बात होगी. प्लान के नाम क्या क्या है एक्स वाई और प्लान एक्स एम. फिर ऐसे ही सिचुएशन बी प्लान एक्स वाई और प्लान एक्स एम. दो सिचुएशंस के पास दो अलग अलग ईबीआईटी हैं और इंटरेस्ट भी तो दो हैं, तो कॉम्बिनेशन चार बन जाते हैं बच्चे. ईबीआईटी से शुरू करो. ईबीआईटी से शुरू करो. सिचुएशन ए की ईबीआईटी 40,000 40,000. सिचुएशन बी की ईबीआईटी 35,000. माइनस करवाओगे इंटरेस्ट. अब केयरफुली प्लान एक्स वाई का इंटरेस्ट कितना है 40,000 पर 12% 4,800. और प्लान एक्स एम में इंटरेस्ट कितना है 10,000 पर 12% 1,200. ये एक बार देख लो, सभी को क्लियर है. आराम से देखो इसे, कोई जल्दबाजी नहीं. और अब आपके पास चार
अलग अलग ईबीटी आ जाएंगे, 4 अलग अलग ईबीटी। हाँ जी, मुझे कंफर्म कर देना ये फिगर्स। और चलिए जी, तो अगर ईबीटी 4 अलग अलग है, देखो इनकम स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, देयर इज नो टैक्स रेट। ठीक है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तब फाइनेंशियल लीवरेज तब भी कैलकुलेट हो सकती है। लिखने को फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फॉर्मूला क्या रह जाता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मुझे नहीं चाहिए टैक्स रेट, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी से मेरा काम बन रहा है। चलो जी कैलकुलेट कर लो फटाफट फटाफट, कैलकुलेटर पीटो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। हाँ जी, 1.136, फिर 40,000 डिवाइडेड बाय 38,800, 1.03, 1 करना, अच्छा ठीक है कर लो। नेक्स्ट 159 या 158 जो भी है, 1.159, 1.036। लो जी खत्म। इसी के साथ ही आज की क्लास भी खत्म। बुक हो रहा है होमवर्क ना देते हुए, बट अभी कोई होमवर्क बचता नहीं है, कल से प्रसाद की तरह बटेगा होमवर्क, साथ के साथ करना है। बहुत होमवर्क है इस चैप्टर का, बहुत बहुत होमवर्क है, बट आप देख ही रहे हैं इट इज जस्ट इनकम स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला, है ही नहीं खास कुछ। ऑल राइट जी, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ गुड डे। फटाफट से ये आंसर चिपका लो, कैलकुलेशंस में तो आ ही जाएगा, फटाफट से आंसर कॉपी कर लो।